हेलो दोस्तों, इतिहास एक चमत्कार में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ कक्षा 6 की इतिहास की बुक का फर्स्ट चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी की बुक पढ़ना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी का बुक हमारा बेस तैयार करती है। इसीलिए एनसीईआरटी की बुक की लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छी मानी जाती है। इसलिए एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है वो आपका स्टार्ट होता है, एक लड़की है रसीदा, उसके सवालों से। तो जो रसीदा है वो घर में बैठ के अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी मतलब दोस्तों हेडलाइन, जो अखबार की ब्लैक कलर की हेडलाइंस होती है उस पर उसकी नज़र पड़ी। उस हेडलाइन पर लिखा था 100 साल पहले। तो वो सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे चैप्टर की बिगनिंग होती है। ये जो चैप्टर है दोस्तों, अलग अलग क्वेश्चंस में बटा हुआ है। क्वेश्चंस लिखे होंगे, उसके आंसर आपको नीचे दिए होंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हम कहेंगे, कैसे पता लगाएं। अच्छा, तो इसके नीचे लिखा है ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। कल क्या हुआ था ये जानने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसकी स्मृति में ये बातें हों, या कोई ऐसे रिकॉर्ड दे सकते हैं जिसमें 1 साल पुरानी बातें हों। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था दोस्तों, ये किसी को कैसे पता होगा। जैसे कि 100 साल पहले, 200 साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे पता चलेगा। ये हम इस पुस्तक के माध्यम से पता करेंगे, इस चैप्टर में पता करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, हम अतीत के बारे में क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो अतीत के बारे में दोस्तों बहुत कुछ जाना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है कि उस ज़माने के लोग क्या खाया करते थे, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम आखेटक मतलब होता है दोस्तों शिकारी। आखेट मतलब होता है शिकार, आखेट मतलब होता है शिकार करना। तो आखेटक हो गया आपका शिकारी। तो हम आखेटकों के बारे में, शिल्पकारों के बारे में, कृषकों के बारे में, शासकों के बारे में, कलाकार, संगीतकार या वैज्ञानिकों के बारे में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं पिछले ज़माने की। यही नहीं दोस्तों, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस ज़माने में लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, या फिर बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक या फिर कौन से गीत गा सकते थे। ये सब चीज़ें हम पता कर सकते हैं अपने अतीत के बारे में, अपने इतिहास के बारे में। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है लोग कहाँ रहते थे, कि इतने पुराने ज़माने में 100 साल पहले, 200 साल पहले लोग कहाँ रहा करते थे। इसके बारे में जानकारी दोस्तों हमें इस टॉपिक में मिलेगी। ये कह रहा है कि मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। अभी हम थोड़ी देर में मानचित्र 1 देखेंगे, उसमें हम नर्मदा नदी के बारे में पता लगाएंगे। तो दोस्तों कई लाख साल पहले, 1-2 हज़ार साल पहले की बात नहीं हो रही दोस्तों, लाख साल पहले की बात हो रही है। नर्मदा नदी के तट पर लोग रहा करते थे, लोगों ने बसना स्टार्ट किया। कहाँ, नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ रहने वाले लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। अभी दोस्तों मैंने आपको आखेटकों के बारे में बताया। आखेटक क्या होते थे, जो शिकारी होते थे। और जो संग्राहक थे, संग्राहक को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, संग्रह करना। संग्रह मतलब इकट्ठा करना। जो लोग घर के सामान इकट्ठा करते थे, खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा करते थे, जो जंगलों में जाते थे, वहाँ से फल या फिर जड़ों के उत्पाद वहाँ से करते थे, उनको बोलते थे संग्राहक। जो जंगलों की विशाल संपदा से परिचित होते थे, अपने लिए भोजन, फलों का इंतजाम जंगल से ही करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट मतलब दोस्तों मैंने भी आपको बताया था, जानवरों का आखेट भी करते थे, यानी कि वो जानवरों का शिकार भी करते थे। इसके अलावा दोस्तों अब है उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ।
तो दोस्तों ये आप कैसे पता लगाएंगे कि मानचित्र में उत्तर पश्चिम का है, इसको भी हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे जब हम मानचित्र को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। यानी कि सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलों को कहाँ उगाया गया था दोस्तों? किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के यहाँ पर 8000 साल पहले। तो यहाँ से आपका एक डायरेक्ट MCQs बन सकता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले दुनिया में गेहूं और जौ जैसी फसलें कहाँ उपजाना स्टार्ट हुआ? तो कहाँ? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास में 8000 साल पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ हुआ। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाया। जब वो वहाँ रहने लग गए तो उनको पता चला कि जैसे कुछ पालतू जानवर होते हैं, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ये यूज़फुल होते हैं। गाय बैल दूध के लिए, ठीक हो गया, भेड़ बकरी ऊन के लिए, इन सबको पालतू बनाना उन्होंने शुरुआत किया। उन लोगों में कुछ लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो इसको पता लगाने से पहले दोस्तों उत्तर पूर्व कहाँ पर होगा इसको समझना जरूरी है, जो हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य हिमाचल का पता लगाना है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ और यहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस जो मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप हेडलाइन कर सकते हैं कि सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया। तो कहाँ उपजाया गया दोस्तों? गौरों की पहाड़ियों में उत्तर पूर्व में सबसे पहले चावल उपजाया गया। और ये जो विंध्य का स्थान है वहाँ पर भी सबसे पहले मतलब चावल उपजाया गया और कृषि का विस्तार हुआ। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ इंडिया के नक्शे में उत्तर पूर्व है, उत्तर दक्षिण है। तो दोस्तों ये हमारा इंडिया का नक्शा है, भारत हमारा देश, उसका हमारा ये नक्शा है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इस तरह की हम एक छोटी सी ड्राइंग बनाएंगे। जैसा कि आपको दोस्तों पता है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। तो फर्स्ट हेडिंग में उसने कहा था उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का। उत्तर पश्चिम में दोस्तों क्या पता लगाना था? उत्तर पश्चिम में हमको 1 मिनट देखते हैं। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाना था हमको। तो ये हमारा, पहले इसको आप ड्रॉ कीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर दक्षिण यानी कि उत्तर और पश्चिम के बीच वाला जो ये पोर्शन है, ये वाला स्थान, इसको हम बोलते हैं उत्तर और पश्चिम, इसी वाले पोर्शन को। तो आप देखिए इंडिया के मानचित्र में उत्तर और पश्चिम के बीच में डायरेक्ट दोस्तों देख सकते हैं आप सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं। तो इतने बड़े मैप में आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किरथर सुलेमान कहाँ पर है। तो आप उत्तर पश्चिम की डायरेक्शन को देखिए, वहाँ पर आपको किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ दिख जाएंगी। उसके अलावा दोस्तों गोरों की पहाड़ियाँ भी था। गोरों की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में, तो ये उत्तर और ये पूर्व, इसके बीच की डायरेक्शन यहाँ पर गोरों की पहाड़ियाँ हैं। तो इस साइड में आप देखेंगे दोस्तों अभी कि यहाँ पर गोरों की पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा मध्य भारत मतलब ये बीच का पोर्शन, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं जो अभी हमने ड्रॉ कर दिया तो ये छुप गया है, ये विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरीके से आप डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई नदियों के नाम आ रहे हैं तो उनसे बनने वाले MCQs भी आ सकते हैं, उनको भी आप उसके साथ में ही रिवीजन कर लीजिए। जैसे अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले नर्मदा नदी का नाम आया था, तो नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है और कहाँ जाके मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो नर्मदा नदी है दोस्तों, नर्मदा नदी विंध्याचल पहाड़ी में स्थित अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक में निकलती है और यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। सिंधु और सहायक नदियाँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सहायक नदियाँ क्या होती है। सहायक नदियाँ वे नदियाँ होती हैं, सहायक नदियाँ दोस्तों वे नदियाँ होती हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जैसे एक बहुत बड़ी नदी है
और उसमें छोटी छोटी सी नदियाँ मिल जाती हैं जो उसकी सहायता करती हैं, उसको बोलते हैं सहायक नदियाँ। लगभग 4700 यानी कि 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 250 वर्ष पूर्व विकास हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डेट्स आपको याद रखनी चाहिए। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ, और 250 वर्ष पूर्व 2500 वर्ष पूर्व, और ये 4700 वर्ष पूर्व, ये 2500 वर्ष नहीं 250 वर्ष पूर्व गंगा की और इसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का बसना स्टार्ट हुआ। इसके बाद के जो दोस्तों टॉपिक हैं, वीडियो बहुत लंबी और लेंथी हो जाएगी, इसलिए इसके बाद के जो टॉपिक हैं यानी कि गंगा और इसकी सहायक नदियों से यहाँ से लेकर एंड तक हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको एंड करने से पहले मानचित्र की ओर बढ़ते हैं, और मानचित्र में हम देख लेते हैं कि सिंधु नदी कहाँ पर है और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो जैसे कि दोस्तों आपको मानचित्र में सबसे ऊपर दिख रहा होगा कि ये वाली जो नदी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये वाली नदी, ये है सिंधु। तो पता करिए सिंधु निकल कहाँ से रही है। तो आप जैसे जैसे सिंधु के पीछे जाते जाएंगे ये यहाँ पर ये सिंधु नदी निकल रही है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है तिब्बत में एक झील है मानसरोवर झील, उसके पास स्नाख्योबाद हिमनद से सिंधु नदी निकलती है। और सतलज नदी, ये जो सतलुज नदी दोस्तों आपको दिख रही है यहीं पर से निकलती है और यहाँ पर सिंधु में मिल जाती है। सतलज नदी भी राकसताल झील से निकलती है जो मानसरोवर के पास है। इसके अलावा झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज क्या है दोस्तों, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया, इसके बाद के टॉपिक यानी कि गंगा और इसकी सहायक नदियों से एंड तक हम अगली वीडियो में बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू।